व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट और तुम लोग का फेवरेट होने वाला है अगर तुम पहले दिन से अकाउंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। भाई देखो, मेरा तो फेवरेट है, तुम्हारा भी फेवरेट होने वाला है अगर तुम उतनी ही क्लैरिटी के साथ पढ़ने वाले हो। और मैं बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ाने वाला हूं, तुम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो आ जाओ, अकाउंट्स का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आज से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। कुछ लोग अकाउंट्स भी बोल देते हैं। तो अकाउंटेंसी या अकाउंट्स, ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो होता क्या है, अब अगर मैं किताब के हिसाब से चलूंगा, एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा या किसी और बुक के हिसाब से चलूंगा, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर मिलेगा थ्योरी का, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बेकार चैप्टर। भाई देखो, थ्योरी जरूरी है, लेकिन थ्योरी भी तो तब पढ़े ना जब हमें किसी चीज का मतलब पता हो। अब अकाउंटिंग है तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू, तो उसका अगर तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे होगा। अब तुम इंग्लिश पढ़ने जाओ और तुम्हें पहले दिन ही ये पढ़ा दिया जाए कि बेटा माय नेम इज दिस, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले अल्फाबेट्स पढ़ाएगा कि देखो ABCDEF होता है, इस तरीके से फिर उनसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो पहले बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद फिर वो सारी चीजें देखेंगे, राइट। अब देखो होता क्या है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, लाइक सपोज ये हमारा बिजनेस है, सही है, और ये बिजनेस किसने करा है? बिजनेस करा है चिंटू ने। ये है हमारा चिंटू। चिंटू ने ये बिजनेस करा और इस बिजनेस को 1 साल चलाया। अब 1 साल के बाद चिंटू ये तो जानना चाहेगा कि मेरा ये बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। अब फायदा तो देखो, तुम लोग को बेसिक बेसिक बातें तो पता है, तो ये जानना चाहेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास कितने गुड्स हैं, मैंने किसका पैसा देना है, मैंने किससे पैसे लेने हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए या इन सारी चीजों का एक प्रॉपर हमारे पास एक वर्कशीट होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर एक तो मेरा प्रॉफिट लॉस पता चल जाए, एक मेरे पे ये पता चल जाए कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, मुझे ये पता चल जाए कितना मैंने किसी से पैसा लेना है, मुझे ये पता चल जाए कितना मैंने किसी को पैसा देना है। तो ये बिजनेस के बारे में ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ये सब हमें कौन देता है? ये हमें अकाउंट्स देता है या फिर अकाउंटेंसी देती है। तो अकाउंटेंसी एक तरीके से क्या होता है बेटा जी? अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। ये एक तरीके की क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। अब मैं किसी के अगर अकाउंटेंसी, मैं किसी के अकाउंट्स देखता हूं, तो मैं उसके अकाउंट्स देख के बताता हूं कि यार ये प्रॉफिट में, इसका मतलब इसने अच्छे से बिजनेस करा है। अब अगर वो लॉसेस में है, इसका मतलब इसने बिजनेस अच्छे से नहीं करा। तो अकाउंटेंसी अपने आप में सामने के बारे में बोल रही है या नहीं बोल रही है? तो अकाउंटेंसी क्या है? एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में वर्ड्स तो होते होंगे, तो अकाउंटेंसी के अपने कुछ टर्म्स होते हैं, अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, और हम उन्हीं के साथ आज का ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टॉपिक को क्या बोलना है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम आज बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टर्म के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। आजकल ये बहुत कॉमन शब्द है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई किसी को पैसा दे रहा है, कोई किसी से पैसा ले रहा है, बहुत कॉमन शब्द है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शन होता है कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो किसी को प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करे, या किसी ने कोई खर्चा करा है तो वहां से जा रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, जा रहा है, यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारे बिजनेस के पोजीशन पे इंपैक्ट डालता है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई गुड्स बाय करे बेचने के लिए, कुछ सामान खरीदा बेचने के लिए, तो वो मेरे बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट डालेगा ना। मेरे पास जितना वैरायटी होगा उतना बढ़िया मेरा बिजनेस चलने वाला है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है।
मैंने उन गुड्स को बेच दिया तो मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं, तो मैंने जब बेचा है तो ये भी मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट डालता है, उन सभी चीजों को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी चीज जो तुम लोग को बताने वाला हूं वो है अकाउंट। ये अकाउंट क्या है, देखो कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, उसके अंदर पैसा आता भी है, उसके अंदर से पैसा जाता भी है। आपके घर में भी ऐसा होता है ना, आप अपने पेरेंट्स का बिजनेस से कंपेयर कर लो, तुम्हारे पास पैसा आएगा भी, तुम्हारे पास से पैसा जाएगा भी। अब पैसा तुम्हारे पेरेंट्स अर्न करते हैं, तुम लोग बोलते हो अरे पापा आइसक्रीम खानी, अरे पापा स्कूल की फीस देनी, अरे इतना खर्चा, ये वो, ये सब चलता है ना। तो बिजनेस में इनफ्लो भी होता है, बिजनेस में आउटफ्लो भी होता है, हमेशा दो इंपैक्ट होते हैं बेटा जी। तो इन दोनों इंपैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं या जो हम लोग एक बेसिकली प्लेस यूज करते हैं, उस प्लेस को अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंट दिखने में कैसा होता है, आओ तुम्हें दिखाता हूं। देखो अकाउंट कैसा होता है, अकाउंट होता है ऐसा, ये इस तरीके से। ये क्या बना दिया सर आपने, टी बना दिया। अकाउंट होता ही ऐसा है बेटा जी। क्या होता है, इसके अंदर दो साइड्स होती है। देखो दो साइड्स कैसे होती है, एक इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। अब लेट सपोज मैं इधर इनफ्लो लिख रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है, मैं सिर्फ सपोज करने को बोल रहा हूं कि पैसा आया तो मैं इधर लिख लूंगा, इधर लिखते जाऊंगा कि राम से 200 रुपए आ गए, रोहित से 400 रुपए आ गए, चिंटू से 500 रुपए आ गए, चिंटी से 600 रुपए आ गए। मैंने सारे यहाँ पे इनफ्लो लिख दिए और इधर मैं सारे आउटफ्लो लिखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे सारे आउटफ्लो लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 रुपए सीता को दिए, 200 रुपए रीमा को दिए, 400 रुपए रोहिणी को दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही चलता गया। तो हर बिजनेस में दोनों चीजें होती है ना, पैसा आता भी है जाता भी है, तो उनको रिकॉर्ड कहाँ पे करें, जिस जगह पे रिकॉर्ड करोगे उसे अकाउंट बोलते हैं। ऐसा होता है अकाउंट देखने में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देते हैं हम, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब पता तो होना चाहिए भाई किस किस से पैसा आया, नाम लिखो, नाम लिखो। यहाँ अमाउंट, इधर भी क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, नाम लिखो भाई किस किस को पैसा दिया, और यहाँ पे अमाउंट। तो कितना आसान है। एक अकाउंट क्या होता है, एक वो जगह जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, सही है। अब इसकी कितनी साइड है बच्चों, कितनी साइड दिख रही है, एक तो मुझे दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक तो इधर वाली ये, और एक दिख रही है इधर वाली ये। दो ही तो साइड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो लेफ्ट वाली साइड है, ये वाली जो साइड है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा जी डेबिट साइड। अकाउंटिंग की भाषा में इसको क्या बोलना है, डेबिट साइड। और जो हमारी इधर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, दिस साइड, राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट साइड। क्या मतलब हुआ कि जो हमारी LHS है अकाउंट्स में, वो LHS नहीं होती, डेबिट होती है। और जो हमारी RHS है वो अकाउंट्स में RHS नहीं होती, क्रेडिट साइड होती है। इसको हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, DR। इसको हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, CR। तो डेबिट साइड को शॉर्ट में DR लिख देते हैं और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में CR लिख देते हैं। तो ये होता है बेटा जी हमारे पास अकाउंट। दो चीजें पढ़ी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दूसरा क्या पढ़ा, अकाउंट। चलो अब चलते हैं आगे, कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। 3 नंबर पे हम लोग सीखेंगे आज, वो है कैपिटल। वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली, क्या ये वही कैपिटल है, नहीं, ऐसा कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या होता है, देखो अगर चिंटू ने बिजनेस चालू करना है, ऊपर चले वापस से, ये जो चिंटू है इसने बिजनेस शुरू करना है, तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। तुम्हें अगर दुकान खोलनी है तो पहले दुकान खरीदनी पड़ेगी, फिर उसमें स्टॉक डालना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एक अपना कोचिंग खोलना है तो पहले मुझे एक लैंड चाहिए, उसके बाद मैं फर्नीचर लेके आऊंगा, बच्चों को कहाँ बिठाऊंगा, जमीन पे थोड़ी ना बिठाऊंगा, तो मैं उसमें पैसा डालूंगा तो ही जाके मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब तुम्हारे से कोई पूछ ले कि कैपिटल क्या होता है, तो बोलना पहले बताओ कि दिल्ली इंडिया के हिसाब से बताना, ज्योग्राफी के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से। अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल क्या है, द मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, उसको क्या बोलना है, कैपिटल बोल देना है। ठीक हो गया, क्या हो गया मेरे पास कैपिटल, जितना पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगा दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कैपिटल। नंबर 4, ड्राइंग्स। नंबर 4 क्या होता है? ड्राइंग्स। अब देखो बिजनेस में पैसा लगाते भी हो, अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई? घर चलाने के लिए कर रहे हैं, ताकि पैसा कमा सकें, कुछ अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। तो अब चिंटू का, छोटा चिंटू आ गया, पापा पैसे देना, स्कूल की फीस देनी है। उसके बाद मिसेस चिंटू आ गई, उनकी वाइफ आ गई कि अरे आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे एक बढ़िया सा पर्स लेके दो, मुझे एक बढ़िया सी ड्रेस लेके दो। उसके बाद ऐसे ही घर का बिजली का बिल आ गया। तो बताओ क्या बिजनेस से अलग चिंटू को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते होंगे? वो अपने बिजनेस से निकाल के बहुत सारा पैसा घर लेके जाता होगा। तो जो भी पैसा चिंटू ने, चिंटू कौन है? ऑनर है, उसने बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज का मतलब घर का खर्चा, ठीक है? मतलब बिजनेस के पास 2 तरीके के खर्चे होते हैं। अब भाई जहां मैं, चिंटू जहां पे बिजनेस कर रहा है तो वहां का उसका बिजली का बिल भी आएगा बिजनेस का, बिजनेस की वो सैलरी भी देगा अपने एम्प्लॉइज को, वो सब बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स किसको बोलना है बेटा जी? ड्राइंग्स हमेशा वर्ड यूज होगा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। पर्सनल का मतलब चिंटू के घर के खर्चे, चिंटू के वाइफ के, चिंटू के बच्चों के, उसके बाद वो घर के जितने भी खर्चे करता है, अपने पर्सनल खुद के खर्चे, मतलब बिजनेस से अलग जो वो पैसा निकाल के लेके जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। तो 4 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से पहले अकाउंटिंग का भी मतलब समझा, सब्जेक्ट का भी मतलब समझा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के बाद क्या पढ़ा? अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल पढ़ा। उसके बाद अब हमने ड्राइंग्स पढ़ा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 और 6 बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 है लाइबिलिटी। नंबर 5 क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है सर? ये देखो, लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर एज अ बिजनेस हम सोचते हैं तो बिजनेस सब कुछ कैश में तो नहीं करेगा, कभी कभी हम उधार पे भी सामान लाते हैं। उधार का मतलब क्या होता है कि मैं सामान ले आया, पैसा अभी नहीं दिया, पैसा मैं दूंगा 5-7 दिन के बाद, रुक के दूंगा, तो उसको हम उधार बोलते हैं, ठीक है? तो बताओ क्या मेरे पास एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया, मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पैसा देना है या नहीं देना है? तो उसी को मैं क्या बोलता हूं? मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द ऑब्लिगेशंस which business has to commit, ठीक है? बिजनेस को जो भी ऑब्लिगेशंस कमिट करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं, बिजनेस को जो भी पैसा लोगों को देना है, वो सब उसकी लाइबिलिटीज है, ठीक है? अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे मैंने बैंक लोन लिया, तो अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे बैंक का लोन वापस देना है, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है। मैंने आपसे कुछ टाइम के लिए पैसा ले लिया तो ऑब्लिगेशन है ना वापस देना है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। मैंने उधार में सामान खरीदा, मुझे पैसा देना है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे घर में कि रिलेटिव्स आ गए, अब मम्मी बोलती है फटाफट कोल्ड ड्रिंक ले आ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है घर में, हम भाग के जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अब वहां पे जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया, पैसे तो लेने भूल ही गया, तो मैं बोलता हूँ अंकल पैसे शाम को दे दूंगा। अब वो जानने वाले होते हैं ना, कहते बेटा ले जा, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, बताना कमेंट सेक्शन में होता है या नहीं होता है। तो उन अंकल का जो पैसा देना है वो भी लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट, तुम्हें जिंदगी में किसी का कोई भी पैसा देना है तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। क्लियर हुआ ना मतलब अच्छे से? अब किताब से इंग्लिश का मतलब जरूर पढ़ लेना, मेरा मकसद है तुम्हारे लिए अकाउंट्स को आसान बनाना, ठीक हो गया? ये हमारी लाइबिलिटी होगी। अब चलते हैं नंबर 6, एसेट्स। नंबर 6 क्या है? एसेट्स। एसेट्स वर्ड भी आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, बहुत कॉमन शब्द है, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। इसको क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट क्या है सर? देखो, हमारे पास जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं या हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो सब हमारे एसेट्स हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने? मेरे पास जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं जो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो सब मेरे एसेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये माइक यूज कर रहा हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो ये माइक मुझे बेनिफिट दे रहा है पढ़ाने के लिए, माइक मेरा एसेट है। मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूं ये वीडियो को शूट करने के लिए, तो ये जो कैमरा है ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, ये मेरा एसेट है। मेरे पास कुछ पैसा है, कैश है, वो भी मेरा एसेट है क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा। मेरे पास एक बिल्डिंग है,
वो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वो मेरा एसेट है। मेरे पास एक फर्नीचर है, मेरे पास एक कार है, ये सब हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये सब हमारे एसेट्स होते हैं बच्चों। तो जितनी भी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज, हमारी प्रॉपर्टीज जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी हालात में फ़ायदा पहुंचा रहे, वो सब हमारे एसेट्स। क्लियर होता है? तो एसेट्स ये हो जाते हैं। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद क्या है हमारे पास? एसेट्स के बाद एक शब्द और आता है। अभी एसेट्स की कुछ बाइफरकेशंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं आज। अब चलते हैं हम लोग अगली शब्द की ओर, अगले टर्म की ओर, जो कि है एक्सपेंसेस। जो कि क्या है? एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? एक्सपेंसेस होते हैं, देखो जिस भी चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ, गुड्स में या सर्विसेज में, तो उन गुड्स सर्विसेज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है? द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग माई गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सपेंसेस बोलता हूँ। सिंपल है, मतलब जो भी मैं गुड्स बना रहा हूँ, जो भी मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, उनका प्रोडक्शन करने में, उनको बनाने में मेरा जितना भी खर्चा आ रहा है, उसको क्या बोलना है? एक्सपेंसेस बोलना है। ठीक होता है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सपेंसेस बोल देते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, रेवेन्यू। अगली टर्म क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है सर? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। मैंने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल करी, उससे मुझे जितना भी पैसा मिला, जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं। ठीक है सर, उसको इनकम नहीं बोलते? नहीं बच्चों, उसको इनकम नहीं बोलते, उसको कुछ और, क्या? रेवेन्यू। ठीक है? जितना भी पैसा मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरा रेवेन्यू है। सर फिर इनकम किसको बोलते हैं? इनकम भी तो यही होता है। नहीं, आ जाओ, नंबर 9 है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है बच्चों? इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये जो कमाया, क्या ये सारा घर ले जाओगे? इसमें से खर्चा भी तो करोगे भाई। ऑफिस में जो सामान बनाया है उसको बनाने में खर्चा भी तो आया है, वो कॉस्ट भी तो कटेगा। तो बेसिकली जितना पैसा कमाया, लेट सपोज मेरे गुड्स 1000 के बिके, बट उसको बनाने में 600 रुपए लगे थे, तो मेरी इनकम कितनी है? 400। तुम्हारे से कोई इनकम पूछे तो इनकम को क्या बोलोगे? इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या है? जो सामान बनाया है उसको बेच के कितना पैसा मिलता है, दैट इज रेवेन्यू। उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, दैट इज एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटा दो तो क्या बन जाती है? इनकम। वेरी सिंपल। क्लियर होता है? ये हो गई हमारी 9th टर्म, दैट इज इनकम। सर प्रॉफिट क्या है फिर? ये तो प्रॉफिट हुआ 400 का। सही बात है, कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं कि प्रॉफिट क्या है जी। व्हाट एक्चुअली इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? देखो बेटा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? साल में एक बार। अब देखो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बार बार मैं सेल कर रहा हूं, उससे पैसा मिल रहा है तो रेवेन्यू। बार बार मैं खर्चा कर रहा हूं, सामान बना रहा हूं तो एक्सपेंस। राइट? प्रॉफिट, हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट साल में एक बार निकलता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू। पूरे साल में जितने भी रेवेन्यूज हुए उन्हें जोड़ लो, टोटल, माइनस करो टोटल खर्चे, ये हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। साल में एक ही बार आएगा। इनकम जैसे मैंने आज सेल करी तो मैं आज ही अपनी इनकम निकाल सकता हूं, लेकिन आज मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा। प्रॉफिट कब बोलूंगा? जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर दूंगा। क्लियर हुआ डिफरेंस? तो आज हम लोगों ने बेटा 10 टर्म्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं सर? छोटा कर दूंगा इसको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हमने चालू करा ट्रांजैक्शन के साथ। ट्रांजैक्शन पढ़ाया तुम लोग को मैंने, अकाउंट पढ़ाया, डेबिट क्रेडिट हमने अच्छे से समझा। इसके बाद सर कैपिटल, जो पैसा ऑनर लगा रहा है, ड्राइंग्स अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के लेके जा रहा है, लाइबिलिटी, जितना भी पैसा तुमने किसी का भी देना है, एसेट्स, जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज तुम्हें किसी भी वे में बेनिफिट कर रही हैं, एक्सपेंसेस, सामान बनाने का खर्चा, रेवेन्यू, सामान बेच के मिलने वाला पैसा,
इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और प्रॉफिट साल में एक बार निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। परचेजेस, दूसरा टर्म जो पढ़ेंगे वो है सेल्स, तीसरा टर्म जो पढ़ेंगे वो है परचेज रिटर्न, और चौथा टर्म जो पढ़ेंगे वो है सेल्स रिटर्न। अब देखो जल्दी से समझो इस बात को, परचेजेस और सेल्स, ये जो दो वर्ड्स हैं बेटा जी, ये जो दोनों ही वर्ड्स हैं, ये हमेशा यूज होते हैं गुड्स के लिए। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है जिनमें हम डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस वाटर बॉटल्स का है, तो मेरे लिए अगर मैं वाटर बॉटल बाय कर रहा हूं बेचने के लिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? परचेजेस। अगर मैं यही वाटर बॉटल सेल कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स। तो हमारे पास गुड्स के लिए हम स्पेसिफिकली दो वर्ड्स यूज करते हैं, अगर खरीदा तो परचेजेस, बेचा तो सेल्स। तो गाइज अब जो नेक्स्ट टर्म्स आती हैं, देखो ये दोनों तो गुड्स के लिए यूज हो गई कि भाई जिसमें भी मैं डील करूं। अब जब भी मैं सामान बेचता हूं, यानी कि अगर मैं सेल करता हूं, तो उस सामान को कभी कभी ऐसा हो सकता है कस्टमर को अच्छा ना लगे, कस्टमर वापस भी कर सकता है। सपोज मेरा कपड़े का काम है, गारमेंट्स का काम है, तो गारमेंट्स अगर मैं बेच रहा हूं तो ऐसा हो सकता है वो सही साइज ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो वो कस्टमर वापस भी तो करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। मतलब अगर मैंने जो सामान बेचा और वो सामान वापस आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? सेल्स रिटर्न। अब देखो यार, सामान वापस आ रहा है ना, अगर सामान वापस आ रहा है तो मैं बोलता हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर सामान आ रहा है, तो इसको हम इनवर्ड भी बोलते हैं। मतलब कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, कि आपने कस्टमर को जो भी सामान बेचा उसको पसंद नहीं आया या कुछ और दिक्कत है, उसने वापस करा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। सिमिलरली अगर मैंने सामान बाय करा, उसको मैं क्या बोलता हूं? जो गुड्स बाय करे तो परचेजेस। भाई अगर ये खराब निकले तो मैं भी तो वापस करूंगा, सामान मेरे पास से जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? बिकॉज हमारे पास से गुड्स आउटवर्ड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इनवर्ड क्यों? हमारे पास आ रहा है वापस, जो बेचा था वही तो वापस आएगा। तो सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न में रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो गुड्स के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, कल हमने प्रॉफिट पढ़ा था, एक टर्म होता है गेन। गेन क्या होता है सर? गेन होता है हमारा वो फायदा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी में डील करता हूँ या मैं गारमेंट्स में डील करता हूँ, तो अगर मैं सामान बेच के पैसा कमा रहा हूँ, मेरे गुड्स बेच के पैसा कमा रहा हूँ, तो वो मेरी इनकम्स, प्रॉफिट्स, ये चीजें हैं। लेकिन गेन क्या है कि मेरी लॉटरी लग गई। अब लॉटरी का बिजनेस थोड़ी ना है अपना, लॉटरी लग गई तो पैसा आ गया, वो एक गेन है। या फिर मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी हुई थी, मैंने वो बिल्डिंग बेच के पैसा कमा लिया, वहां से फायदा हो गया, वो गेन है। मतलब कि अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है और वो मेरे बिजनेस से नहीं हो रहा, तो मैं उसको क्या बोलता हूं? गेन बोलता हूं। ठीक होता है। तो ये हमारी बेसिक 5 टर्म्स आ जाती हैं। इसके बाद अब और आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे नंबर 6 पे हम लोग लिखते हैं डेटर्स, नंबर 7 पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स। इसको हम डेप्टर नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है डेप्टर। डेप्टर कुछ नहीं होता, डेप्टर बोलोगे ना तो नौकरी जाएगी तुम्हारी पक्का। नौकरी का मतलब इंटरव्यू देने जाओगे तो बाहर निकाल देगा वो। डेप्टर कुछ नहीं होता, क्या बोलना है? डेटर। इसे भूल जाओ, बोलना क्या है? डेटर। ठीक है। अब डेटर क्या होता है सर? डेटर बड़ा सिंपल है। देखो डेटर क्या है कि अगर मैंने किसी को सामान सेल करा, फॉर एग्जाम्पल चिंटू का बिजनेस है, ये हमारा चिंटू, और चिंटू ने सामान बेचा चिंटी को। अरे ये क्या बना दिया? चिंटू ने सामान बेचा, चिंटी को सेल करा और पैसा अभी तक नहीं मिला। बेचा लेकिन अभी तक नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है ना कि उधार में बेच दिया, चलो चिंटी इसकी अच्छी फ्रेंड है, इसको बेच दिया, पैसा अभी तक नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि चिंटू लेगा नहीं पैसा। चिंटू अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिख के रखेगा कि मुझे चिंटी से इतना पैसा लेना है। तो चिंटी इसके लिए कौन हुई? डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। मैं किसी को भी सामान बेच रहा हूं और मैं उससे पैसा लेना है मुझे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डेटर। इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है? क्रेडिटर।
क्रेडिटर क्या है? चिंटू ने सामान बाय करा, परचेज करा, इस बार सर सामान खरीद लिया। अब अगर चिंटू ने सामान खरीदा है उधार में, तो इसने अब चिंटी का पैसा देना है, इसने पैसा देना है। तो अगर किसी का भी पैसा देना है तो फिर वो क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर। तो अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो वो डेटर है, अगर आपने किसी को पैसा देना है तो वो क्रेडिटर है। वेरी सिंपल, समझे ना? तो अब हम लोगों ने परचेज पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, गेन, उसके साथ हमने आज पढ़े डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक हो जाता है जी। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैड डेट्स। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? देखो बैड डेट्स ये होता है कि हमने किसी से पैसा लेना है, ठीक है? सपोज चिंटू ने मिंटू से पैसा लेना है, नए कैरेक्टर की एंट्री करते हैं। चिंटू से मिंटू से पैसा लेना है। अब मिंटू कौन हो गया? इसका डेटर हो गया कि भाई इससे पैसा लेना है। अब होता क्या है? मिंटू भाई भाग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। मिंटू भाई कहाँ चले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा भाई, मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो चिंटू क्या करेगा? चिंटू कहेगा भाई ये तो लॉस हो गया, ये तो पैसे गए। तो चिंटू के लिए ये जो पैसा है ये क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। ये क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। अब हम लोग के साथ कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यार, बच्चे आए, पढ़े, पढ़ के चले गए, हमारी फीस तो दी ही नहीं। अब यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे तो चलो हम वीडियोस डाल रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई फीस का लेन देन ही नहीं है। लेकिन जब फेस टू फेस होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यार चलो बच्चे कहते हैं कि हम लोग सर नेक्स्ट मंथ देंगे या मंथ के एंड में देंगे, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि मंथ के एंड में 1 महीना हो गया, उसके बाद बच्चे पता ही नहीं कहाँ गए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बैड डेट्स हो जाता है। तो बैड डेट्स मीन्स कि आपको किसी से पैसा लेना है और वो नहीं मिलने वाला, अब तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैड डेट्स के बाद हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन और पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक होता है अगर बिजनेस में कुछ एनिमल्स यूज करे गए हों। अगर आपके बिजनेस में कोई एनिमल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कुछ होते हैं ना, हॉर्सेस को यूज करते हैं अपने बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, बफेलोज को यूज करते हैं, तो वो लाइफ स्टॉक होता है। तो अगर आपके बिजनेस में कहीं पे भी एनिमल्स को यूज करा जा रहा है, दैट इज अ लाइफ स्टॉक फॉर यू। चलता फिरता स्टॉक, लाइफ स्टॉक, ठीक है? अब होता है हमारे पास एक टर्म और, इसको हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, उसके सारी संपत्ति वगैरह बिक चुकी है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, उसके बाद कुछ नहीं है देने को, तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करता है? इंसॉल्वेंट, कि भाई इसका दिवाला निकल गया, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब कि एक इंडिविजुअल इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बिक गई, अभी भी उसके ऊपर कर्जा है, लेकिन वो अब कुछ नहीं दे सकता। वो बैठ के कहता है भाई मार लो मुझे, पैसा तो है नहीं मेरे पास, अब कोई भी संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो गया भाई ये तो अगर एक इंडिविजुअल हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट्स, अपने कर्जे नहीं चुका सकता, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जब तक वो चुका सकता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अगर कोई इंडिविजुअल अपने कर्जे चुका सकता है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, नहीं चुका सकता तो उसको हम इनसॉल्वेंट बोल देते हैं। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले लाइबिलिटीज के साथ। अब सर लाइबिलिटीज तो हमें पता है, हमें पहले से पता है। लाइबिलिटीज क्या होता है? हमारा कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें किसी का भी कोई पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। चाहे वो हमारा क्रेडिटर हो, जब हम गुड्स उधार में खरीदते हैं पैसा देना होता है, क्रेडिटर होता है ना, क्रेडिटर इज अवर लाइबिलिटी। चाहे वो हमारा बैंक लोन हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक का हमने एक तरीके से पैसा ही देना होता है और कुछ नहीं है यार। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज पड़े हैं और मैं बैंक का एक जेन्युइन रेगुलर कस्टमर हूं और मैंने चेक दे दिया 11,000 रुपीज का, तो 1,000 तो कम रह गए। तो अगर मैं बैंक का एक रिस्पेक्टेबल कस्टमर हूं तो बैंक 1,000 अपनी तरफ से पे कर देता है और मेरा चेक क्लियर कर देता है, वो चेक बाउंस नहीं होता। ठीक है, एक आम आदमी का वो 100% बाउंस होगा, क्योंकि खाते में 10,000 है भाई, चेक दे रहे हो 11,000 का, कैसे क्लियर होगा? तो वो बाउंस होगा ही होगा। बट बैंक अपने रिस्पेक्टेबल, रिलायबल, ट्रस्टेबल कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देता है कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी वो पेमेंट अपने एंड से करा देता है और मेरा बैलेंस कितना शो होगा? माइनस का 1,000। तो बैंक में जब भी पैसा जमा कराऊंगा नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन पे, तो मेरे खाते में से 1,000 वो काट लेगा। इस 1,000 को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, कि मैंने बैंक का ये पैसा देना है। दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी कितने टाइप्स की होती है ये हम समझने वाले हैं। सबसे पहली होती है नॉन करंट,
दूसरी होती है हमारे पास करंट। साथ साथ नोट भी करके चलना, दो तरीके की लाइबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी हमारे पास, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक है करंट लाइबिलिटी। देखो यार, करंट लाइबिलिटी वो होती हैं जिनका पेमेंट आप लोगों को विद इन अ शॉर्ट स्पैन, जो कि जनरली 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, ठीक है, जिनको आपने करंट लाइबिलिटीज को लेस देन 1 ईयर में पे करना होता है। मैंने आपको क्या बोला, एक शॉर्ट टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड को 1 साल कंसिडर करा जाता है। ऑल्दो जब आप थोड़ा 12th में जाओगे तो आप इसकी और अच्छी एक्सप्लेनेशन समझ पाओगे, बट फॉर नाउ आप इतना ध्यान रखो कि जितनी भी लाइबिलिटीज हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, शॉर्ट टर्म में पे करनी है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट क्या होती हैं, जिनका पेमेंट मोर देन 1 ईयर में हो रहा होता है। जैसे मैंने सपोज बैंक लोन लिया 10 साल के लिए, तो वो 1 साल से ज्यादा हो गया ना, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। और मुझे अपने क्रेडिटर का, जिससे मैंने उधार में सामान लिया है, उसका पेमेंट करना है परसों या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो वो कौन सा होगा, मेरा करंट लाइबिलिटी। तो जिसका भी पेमेंट, जो भी ऑब्लिगेशन आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, 1 साल से ज्यादा के लिए आ रहा है, क्या बोलोगे उसको, नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है उसको क्या बोलोगे, करंट लाइबिलिटी। तो जो इनको डिफरेंशिएट करता है, वो क्या डिफरेंशिएट करता है, हमारे पास टाइम पीरियड। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास लाइबिलिटीज में ना एक छोटी सी चीज और होती है, वो क्या होती है, देखो कई बार लाइबिलिटीज को डिफरेंशिएट करा जाता है एज इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऐसे भी करा जा सकता है। तो इंटरनल होता है जो बिजनेस के अंदर ही किसी का पैसा देना है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसका जो वो पैसा लगाया कैपिटल, बिजनेस उसको अपनी लाइबिलिटी मानता है कि यार ऑनर ने मेरे में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, जब भी ये बिजनेस बंद होगा वो पैसा वापस पे बैक करेगा बिजनेस। समझ रहे हो, मतलब लाइक आपने अपनी दुकान में पैसा लगाया, तो भाई जब भी बिजनेस बंद करोगे हमेशा के लिए, तो उस जो भी सामान है या दुकान है उसे बेच दोगे ना, पैसा वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो बिजनेस क्या मान के चलता है कि कैपिटल उसके लिए लाइबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल क्या है, जो आप बाहर वालों से ले रहे हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो आपने किसी फर्दर इंस्टीट्यूशन से लिया है, चाहे आपने किसी फ्रेंड से लिया है, तो आउटसाइडर ही ना, वो कौन सी हो जाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाती है। तो हमारे पास 2 तरीके की बेसिक लाइबिलिटीज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ये बहुत कॉमन नहीं है, अगर आपको मैं ना भी बताता तब भी चलता। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन करंट, करंट। ठीक हुआ, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एसेट्स। सर हमें तो ये भी पता है एसेट्स क्या होते हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टीज या जहां पे भी मैंने खर्चा किया और मुझे वहां से बहुत फ्यूचर बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसको मैं क्या बोल देता हूं, एसेट बोल देता हूं। ध्यान रखेंगे, उसका जो बेनिफिट होता है वो हम लोग को जनरली फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, राइट। अब देखो एसेट क्या है जी, एसेट्स हमने बोले 3 तरीके के, कौन कौन से, एक तो नॉन करंट एसेट्स, दूसरे करंट एसेट्स, तीसरे फिक्टिशियस एसेट्स। 3 तरीके के एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिनका जो बेनिफिट है वो आप लोगों को फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, भाई बिल्डिंग का फायदा मिलेगा ना। अब ये जो बिल्डिंग है ये आपकी चलेगी भाई 5 साल 10 साल, कम से कम 20 साल 50 साल, लोगों की 100 साल बिल्डिंग्स वहीं रहती हैं। आपने कोई लैंड खरीदी, जनरली लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ ही कंसिडर करके चलते हैं हम लोग। आपने कोई मशीन खरीद ली, आपने कोई गाड़ी ले ली, आपने कोई इस तरीके का सामान ले लिया, ये सब हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स क्यों हैं, क्योंकि ये हमें या तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं और इनका बेनिफिट्स हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है। तो उसको क्या बोलता हूं मैं, कौन सा होता है ये हमारे लिए, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब वही लेस देन 1 ईयर, ये लेस देन 1 ईयर वाले होते हैं, लेस देन 1 ईयर। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपका कैश। अब कैश किसी के पास रखा थोड़ी ना रहता है, वो अलग बात है, वो सेविंग कर ले, लेकिन कैश अगर आया, आप एक कैश का नेचर समझो कि पैसा आया गया आना जाना लगा रहता है। कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें बैंक बैलेंस में एफडी वगैरह कंसीडर नहीं करूंगा, अगर वो 1 साल से ज्यादा की है तो फिर वो नॉन करंट में चली जाएगी, ठीक है। कैश, बैंक बैलेंस, सिमिलरली आपके डेटर्स जिनसे आपको पैसा लेना है, आपका फायदा है ना उसके अंदर, वो आपका एसेट है। तो कौन सा एसेट, करंट एसेट्स। ये सब हमारे करंट एसेट्स में चले जाते हैं। अब जो नॉन करंट है उसके 2 नाम और हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। टेंजिबल क्या होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे ये सभी टेंजिबल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब नॉन करंट होते हैं और नॉन करंट में टेंजिबल होते हैं। तो सर इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं आपकी रेपुटेशन, यानी कि आपकी गुडविल। गुडविल सुना है, जैसे कि आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में कस्टमर बार बार वापस आते हैं ना, क्यों आते हैं, क्योंकि आपने गुडविल जनरेट करी है, वो भी तो आपका एसेट है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है
है ना। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे 11th में पढ़ते हैं, उनको ट्रस्ट बनता है तो वो 12th में भी हमारे से पढ़ते हैं, चाहे वो फेस टू फेस पढ़ रहे हो, चाहे वो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर रहे हो ऐप के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हो। तो बेसिकली किसी भी मैनर में पढ़ रहे हो, 11th पढ़ते हैं, फिर 12th पढ़ते हैं, फिर फर्दर कॉम्पिटिटिव्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन हम लोगों ने बिल्डअप करी होती है, वो भी तो हमारा एसेट है या नहीं है। तो वो लेकिन इंटेंजिबल है, वो देखता नहीं है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, राइट। तो दिख रहा है, टच कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, टेंजिबल। नहीं दिख रहा, टच नहीं कर रहा, फील नहीं कर रहा, इंटेंजिबल। वेरी सिंपल, करेक्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है सर? गुडविल, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो, सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब नाम सुने आपने कॉपीराइट्स की। हमारी बुक वगैरह कॉपीराइटेड होती है कि इसको हमारे जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक कोई और सेम किताब नहीं छाप सकता, वो राइट को हम कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली पेटेंट, कोई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करा है, हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला है जो हमने डेवलप करा है, उसको हम ही यूज करेंगे अगर हम उसको पेटेंट करवा लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेन आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नॉन करंट टेंजिबल, जो नहीं हो सकते वो नॉन करंट इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा जी, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं सर? फिक्टिशियस एसेट्स बेटा जी वो होते हैं जो एक्चुअल में एसेट्स है ही नहीं, मतलब इनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू इनकी नहीं होती, मतलब ये जीरो ही है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ड्यू टू अकाउंटिंग के वे की वजह से हमें इनको एसेट्स कंसिडर करना पड़ता है। बट अगर रियलिटी में बोलूँ ना तो इनका कोई फायदा नहीं है हम लोग को। इसमें क्या एग्जांपल देते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हमने एडवर्टीजमेंट करवाया और वो एडवर्टीजमेंट हुआ 1 लाख रुपए का, 1 लाख, और मुझे पता चला कि इस एडवर्टीजमेंट से मुझे 5 साल तक बेनिफिट होगा। अब देखो ये हमारा सिर्फ एक अजम्पशन है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं हर साल 20,000 का खर्चा हो रहा है, हुआ 1 लाख का है, लेकिन मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ड्यूरिंग इट्स लाइफ कि 20,000 रुपए का हर साल का खर्चा हुआ, तो पहले साल में मैं 1 लाख का खर्चा नहीं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, और ये चारों हमारे एसेट्स हैं। यानी कि अभी फिलहाल के लिए खर्चा ये है 80,000, जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो हमारा एसेट है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, हमारा कोई कैश नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है। अगले साल फिर मैं इसको भी एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लूंगा, ये 60 को एसेट दिखा दूंगा। अगले साल इसको भी एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लूंगा, 40 को एसेट दिखा दूंगा। अगले साल इसको भी एक्सपेंडिचर कंसिडर करूंगा, इसको एसेट दिखाऊंगा। 5वें साल इसको भी एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा खत्म काम। तो आप देखो इसको जब हमने जब एसेट दिखाया, उस एसेट को क्या बोलना है? फिक्टिशियस एसेट्स। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिक्टिशियस एसेट, जब मैं एसेट की बात कर रहा हूं। ओके, अच्छा, अब चलते हैं रिसिप्ट्स पे। रिसिप्ट्स कितने टाइप की हो सकती हैं सर? 2 तरीके की रिसिप्ट्स हो सकती हैं। रिसिप्ट्स क्या है? आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो आप गुड्स बेच के कर रहे हो, चाहे आप मशीनरी बेच के कर रहे हो, चाहे आप फर्नीचर बेच के कर रहे हो, पैसा आ रहा है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कैश की रिसिप्ट हुई है, ठीक है, पैसा आया। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं सर? कैपिटल रिसिप्ट्स, पहली बात याद रखो कि हमारी नॉन रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार हमें नहीं देखने को मिलती, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं रेकरिंग नेचर की, जो हमें बार बार देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, जो रेवेन्यू नेचर की है या जो रेकरिंग नेचर की है, वो हमारी नॉर्मल बिजनेस से जनरेट होती हैं। जैसे मैं सपोज ये शर्ट्स का, गारमेंट्स का काम करता हूँ, जब मैं ये शर्ट सेल करूंगा तो वहां से जो मुझे रिसिप्ट आ रही है उसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस का पार्ट है। समझ रहे हो? रेवेन्यू नेचर का होना यानी रेकरिंग नेचर का होना, बार बार होना। भाई शर्ट्स तो डेली बेचूंगा ना, मेरा बिजनेस ही वही है, वो एक रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी दुकान ही बेच दूं, मुझे कोई और शॉप लेनी है और मैंने ये वाली दुकान सेल कर दी, तो क्या मैं डेली बेसिस पे करता हूँ? भाई जिंदगी में एक आधी बार कोई दुकान बदलता है इंसान, नहीं तो बहुत जल्दी तो नहीं बदलता। वो कौन सी होती है? नॉन रेकरिंग नेचर की होती है वो। उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिसिप्ट। उसको क्या बोलना है? कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसी रिसिप्ट जो आपकी बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। और ऐसी रिसिप्ट जो आपके बिजनेस से अलग से कहीं से आ रही है कि भाई लॉटरी मिल गई, मुझे किसी ने डोनेशन दे दिया, वो हमारी नॉन रेकरिंग है। वो कौन सी होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक हो गया? इस तरीके से रिसिप्ट्स को बाइफरकेट करते हैं। सिमिलर वे में हम खर्चों को भी बाइफरकेट करते हैं। एक्सपेंडिचर्स को भी ऐसे ही बाइफरकेट करा जाता है, और एक्सपेंडिचर्स को जब करने बैठोगे तो फिर से 3 होंगे यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होगा जिससे आप कोई ना कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? इस एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैंने लेट सपोज ये लैपटॉप बाय करा, आई बॉट दिस लैपटॉप, आई बॉट दिस मैकबुक। अब ये जो मैंने लैपटॉप बाय करा ये मेरे लिए, बिजनेस के लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि इससे एसेट बना। अब इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जो भी खर्चा डेली बेसिस पे इसको मेंटेन करने के लिए हो रहा है, इसकी रिपेयर है, इसकी सर्विस है, इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपने कोई बिल्डिंग ले ली, तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस, उसकी व्हाइट वॉशिंग, उसका रिपेयर जो आप हर साल कराते हो, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आपने कोई कार बाय करी ना, एसेट आ गया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस गाड़ी का पेट्रोल जो आपको रेगुलर बेसिस पे डलवाना है वो क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली चीज तो यहाँ पे एसेट बनता है, यहाँ पे कोई एसेट नहीं बनता, यहाँ पे हम लोग उस एसेट, बने बनाए एसेट को मेंटेन करने पे खर्चा कर रहे हैं। सेकंड पार्ट वही ऊपर वाला रेवेन्यू रेकरिंग होता है, आर से रेवेन्यू आर से रेकरिंग, है ना, डेली बेसिस पे या कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है। कैपिटल रेकरिंग नहीं होता, कैपिटल हमेशा नॉन रेकरिंग होता है, एक आधी बार, 2 बार, 4 बार हो गया, बस बात खत्म। तो याद रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनसे एसेट बनेगा और वो एक नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा होता है, ठीक है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स को मेंटेन करने के लिए और वो एक रेकरिंग नेचर का डेली बेसिस का खर्चा होता है, सही। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तीसरा आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको लिख लेना, सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई एडवर्टीजमेंट कराया, अब एडवर्टीजमेंट भाई कराना तो डेली पड़ता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि रेवेन्यू नेचर। लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो भी तो लॉन्ग टर्म के लिए है भाई, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है और रेवेन्यू का बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है। पेट्रोल डलवाया तो खत्म हो जाएगा ना 2, 4, 5, 10 दिन में, जबकि गाड़ी तो लॉन्ग टर्म चलेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शॉर्ट टर्म होता है ना। अब एडवर्टीजमेंट का जो नेचर है वो रेवेन्यू है कि डेली बेसिस पे लगभग कराना ही पड़ता है। एडवर्टीजमेंट कंपनीज एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा करती हैं, कराती रहती हैं, लेकिन उसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिल रहा है। तो इसमें तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, रेवेन्यू के भी और कैपिटल के भी। तो इसको एक अलग से नाम दिया गया, क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है तो एक्सपेंडिचर और होगा भी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, बट उसका जो बेनिफिट होगा वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, जो कि एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का फीचर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनो एक बार फिर से, एक्सपेंडिचर मैं तुम लोग को एक बार फिर डिस्कस करना चाहता हूं। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज, उसका बेनिफिट कौन से टर्म के लिए आ रहा है। दूसरी चीज, उसका नेचर रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। तीसरी चीज, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। पहले लिख लेते हैं हम कैपिटल को, फिर लिख लेते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अब देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका बेनिफिट होगा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। भाई गाड़ी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, बिल्डिंग ले लो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू का होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दी, सैलरी दे रहे हो आप, महीने की तो दे रहे हो, फिर देनी पड़ेगी अगले महीने, फिर देनी पड़ेगी, साल में 12 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये होती है हमारी रेवेन्यू। नेचर क्या होता है? कैपिटल होता है नॉन रेकरिंग, रोज रोज नहीं करना। ये होती है रेकरिंग, आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप मंथली कर रहे हो, चाहे आप वीकली कर रहे हो, आपको साल में कई बार ये खर्चा करना पड़ेगा। और रिजल्ट क्या होता है? कैपिटल से आपका एक एसेट जनरेट होता है। यहाँ कोई एसेट नहीं बनता, यहाँ पे आप तो बस इस एसेट की मेंटेनेंस कर रहे हो। तो दोनों में क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाएगा जब आप ये 3 बेसिस अपने सामने रख लोगे, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि भाई मैंने एक गाड़ी ले ली। अब कार लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, कार रोज थोड़ी लेनी है, और एक एसेट भी बन गया। तो क्या बन गया?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी पे करनी है, या मुझे रेंट पे करना है, या मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना है, या मुझे कोई कमीशन पे करनी है, या मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, कोई मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, इस तरीके के ये सभी खर्चे देखो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है इनका, बार बार करने पड़ते हैं और कोई एसेट नहीं बनाते हैं। तो ये सब कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए ना अब इजीली? तो हमारे पास ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्सपेंडिचर्स के हो गए, रिसिप्ट्स के हो गए, एसेट्स के हो गए, लाइबिलिटीज़ के हो गए। एक और मुझे याद आ गया, मैंने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं, वो है डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स क्या होता है? डिस्काउंट्स होता है जब आपको कोई भी चीज़ उसके गिवन प्राइस से कम पे मिलती है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं कि ये पेन 20 रुपीज़ का है लेकिन मुझे 15 का मिला, तो जो 5 है वो डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हर कस्टमर को दिया जाता है, प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, चाहे वो अच्छा कस्टमर है चाहे बुरा कस्टमर है। मुझे अपनी सेल बढ़ानी है तो मैं बोलता हूँ आओ यार मेरा सामान खरीदो, डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, अब उनमें से बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि भैया पैसे परसों देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे। अब जो पैसे बाद में देने वाले होते हैं ना, वहां पे पैसा मरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कि यार हो सकता है पैसा ही ना मिले, क्या पता बैड डेट्स हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो वहां पे हमारे को लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो, तो वो बोलता है कि सुनो यार ये तो मैं सबको दे ही रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे आज ही पैसा दोगे, मतलब उधार मेरे साथ नहीं करोगे, तो मैं 2% का, 1% का, 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। वाह, सारा ही घूम गया। कैश डिस्काउंट मतलब कि कैश डिस्काउंट ट्रेड से अलग दिया जाता है। ट्रेड का मकसद क्या होता है? सेल को बढ़ाना, कि मेरे पास कस्टमर आए। अब कस्टमर एक बार आ गया ना जो कैश में ले रहा है तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई कैश में नहीं ले रहा, उधार में ले रहा है, तो उसको बोलो भाई कैश में ले लो, 1% और दूंगा एक्स्ट्रा, 2% और डिस्काउंट दूंगा। तो कैश सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट है उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट, और जो हर कस्टमर को अपनी नॉर्मल सेल को प्रमोट करने के लिए वो ट्रेड डिस्काउंट। पहले कौन सा दिया जाता है? ट्रेड, क्योंकि ये सबको देना है। उसके बाद जो पेमेंट कैश में करेगा उसको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये पेन 20 रुपीज़ का है, इस पर 10% का डिस्काउंट तो मैं दूंगा ही दूंगा, सबको दूंगा। मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, दैट इज 2 रुपये, तो इसको बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट। अब ये पड़ गया पेन 18 का, अब मेरे पास कोई भी आए मैं उसको 18 में दूंगा, लेकिन अगर आप आज ही पैसा दे रहे हो मैं आपको 2 रुपये का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। अगर आप आज ही पैसा दे दो, आपको आज ही अगर पैसा देना है तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया ये हो गया कैश डिस्काउंट। ये सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ किसको मिलेगा? जो पेमेंट कैश में कर रहा होगा। तो इस तरीके से ट्रेड और कैश डिस्काउंट होता है। और हमारे पास इस कुछ डिफरेंसेस ये बचे थे जो मुझे कराने थे। अगली क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा थ्योरी की तरफ चल सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस है, वो सब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बेसिक टर्म्स में इतना सफिशिएंट है, बाकी जो छोटी मोटी टर्म्स बची हैं वो आप अकाउंट्स करते करते सीख जाओगे। स्टिल अगर आपको लगता है कोई मेजर टर्म है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसको अगली वीडियो में कवर कर देंगे। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।